बातें करनी है उनमें से आपने तलाश कर लेनी है कि उसमें अकल की बात कौन सी है। तो इन बातों को ज़रा आपने गौर से सुनना है ताकि आप अकल की बात उसमें से निकाल सकें और फिर उसके बाद हम उन बातों पर जो आप उसमें से अकल की बातें निकालेंगे, उन पर हम डिस्कस कर सकें। तो आप आज ज़रा मेरे साथ इस सेशन में 2 मसाइल से आप दो चार होंगे। एक तो प्रोफ़ेसर और दूसरा पीएचडी, तो दोनों नथिंग एंड नथिंग, वन एंड द सेम थिंग। तो ज़रा आप बातें गौर से सुनिएगा। अ, हमारा जो मौजू है ऑक्शन ऑफ कॉलेज एसेट्स, ये बड़ा मज़े का इश्यू है और ये बड़ा मौजे मज़े का मौजू है। अगर तो आप सिर्फ़ इस बात पर रहें कि ऑक्शन ऑफ कॉलेज एसेट्स, तो उस पर मुझे वो एक बैंक का चौकीदार याद आता है। सिक्योरिटी गार्ड जब नया-नया भर्ती हुआ तो उसको बैंक मैनेजर ने एक चाबी दे दी और उसको कहा कि ये मास्टर की है। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी कि इससे तुम बैंक के लॉकर खोल सकोगे। तो चुनाचे वो चौकीदार जब उसको ज़रूरत पड़ती, वो बैंक का लॉकर खोल लेता और कोई 2-3 महीनों बाद पता चला कि जनाब लॉकर सारे खाली हो गए। So by this auction of college assets, we don't mean that master key. ऑक्शन ऑफ कॉलेज एसेट से हमारी मुराद यही होगी कि बवक्त ज़रूरत हमारे पास कॉलेज में बहुत सी चीज़ें डंप हुई पड़ी रहती हैं, कचरा हमारे पास पड़ा रहता है, हमारे पास वो जगह भी कहते हैं, हमारे पास कॉलेजेस में स्पेस प्रॉब्लम्स पहले ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से और बहुत से अलाइड जो इश्यूज हमारे साथ होते हैं, वो अलाइड इश्यूज भी चलते हैं जिसकी वजह से हमने उनसे निजात हासिल करनी होती है, ताकि उस निजात का ये भी फायदा होता है कि हमें कॉलेज के जो हमारे एसेट्स दूसरे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनके बेचने के बाद उनमें भी हमारी कोई कंट्रीब्यूशन हो जाती है। अब इनको हमने किस तरह से चलाना है? मैंने कोई कॉलेज के टर्म में 38 साल की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस है, साढ़े 38 साल की, और इसमें मैं लेक्चरर से लेकर हाईएस्ट प्रोफाइल तक जो हमारे कॉलेज साइड में हाईएस्ट पोजीशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पोजीशंस पर मैंने काम किया है। लेकिन डायलेमा ये है कि साढ़े 38 साल की मेरी सर्विस में मेरी किसी भी शोबे में एक दिन की भी ट्रेनिंग नहीं हुई, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कॉलेज टीचिंग और यूनिवर्सिटी टीचिंग, ये 2 ऐसे इत्तेफाक से 2 ऐसे कैडर्स हैं जिनकी अभी तक हमारे मुल्क में कहीं भी ट्रेनिंग होती नहीं है। हमारी सिलेक्शन जो है वो या तो अल्लाह के करम पर डिपेंड कर रही होती है, या वो हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड वहाँ पर बैठा होता है उन लोगों की हमदर्दियों पर डिपेंड कर रही होती है। एमए करने के बाद उस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए से जब हमारी सिलेक्शन बतौर लेक्चरर हो जाती है, तो फिर हमें डायरेक्ट क्लास में भेज दिया जाता है। और उस क्लास में भेजने के बाद जब कभी हमारी कोई किस्मत की लॉटरी निकले या हमारा कोई ऐसा बन जाए, लिंक बन जाए, जिसके बाद हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट जो मिल जाए, तो उसके बाद फिर हमारे साथ क्या होता है कि चूंकि हमारी ना फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रेनिंग है, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में ट्रेनिंग है, और मतलब है कि सो मच सो कि हमारी एकेडमिक मैटर्स में भी ट्रेनिंग नहीं है। जो कुछ भी क्लास में हम करते हैं वो किताबों की मेहरबानी होती है, या फिर हमारे अंदर जो कुदरत ने कोई पोटेंशियल रखा होता है, वो पोटेंशियल अगर बाई चांस आगे आ जाए तो फिर हम अपने उस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। तो जब हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट मिलती है तो उस वक्त हमारे साथ 2 वाकयात होते हैं कि इसको जो मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, वो आप इसको ये समझे कि हड्डबीती भी है और इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। मेरा थोड़ा-सा जो करियर है, उसमें अगर कह दिया जाए कि मैं उसमें कामयाब रहा हूँ, तो उस कामयाबी की एक और वजह ये है, मेन वजह ये है, अल्लाह के करम के बाद, कि मेरा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें हम जब मास्टर करते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टिप्स पढ़ा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने पीएचडी वगैरह की, तो उसमें भी हमें चूँकि हमारे से, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जो उसमें काम आई। वरना ये होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं।
एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हमारे जो दफ्तर का अमला है, खास तौर पर कॉलेज का हेड क्लर्क या कॉलेज का सुपरिंटेंडेंट, या आजकल जरा थोड़ा सा और उसको कह देते हैं कॉलेज का विजिटर ऑफिसर, जब हमें कोई इशू आता है तो वो, अगर वो पैशनिस्ट है तो वो आपको कहेगा ना सर जी, ना सर जी पेंशन नहीं लेनी। और दूसरा उसकी जो है सिक्के का दूसरा रुख ये है कि अगर वो लोग बहादुर है तो कहेंगे कर दो सर जी, कुछ नहीं होता, सारे लोग ही कर देने। और सर दो कॉलेज जी कुछ नहीं होता के बाद फिर आगे एक और हमारे साथ मसला है, और वो भी तमाम सर्विसेज में सिर्फ हमारा कॉलेज का मसला है या यूनिवर्सिटी का, पिछले दिनों में आपने देखा भी है। और वो तो होता है कि अगर कहीं ना कहीं आपकी किसी पॉलिटिकल बंदे के साथ, किसी अपने कॉलेज के थोड़े से एक्टिव स्टाफ मेंबर के साथ, या कहीं और किसी के साथ आपका कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, तो फिर वो मामला है, पहले एंटी करप्शन था और अब वो नैब है। तो अब ये जो मामला है, जो कॉलेज एसेट्स को बेचने वाला है, ये कॉलेज एसेट्स को बेचने वाला मामला जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इस पे कॉलेज फाइनेंस भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एक प्रोसीजर भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपके हाथ साफ में आपने प्रोसीजर अडॉप्ट पूरी तरह से किया है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो फिर कोई भी आ जाए, दुनिया की ताकत आ जाए, तो फिर आपको क्या कहते हैं, खास कंगन को आरसी क्या, फिर आपके लिए कोई मुश्किल उसमें नहीं होती। लेकिन अगर आपको इन चीजों का पता नहीं है और आपने वो चीजें ना पढ़ी हैं, ना उनके बारे में आपकी ट्रेनिंग हुई है, देखिए ना हमारे दूसरे सर्विस कैडर्स हैं, यही लोग जो हमें गवर्न कर रहे होते हैं, इनकी ट्रेनिंगें होती हैं, पहले एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनकी मौके पर जाकर ट्रेनिंग होती है, पटवारियों के पास भी जाकर ट्रेनिंग लेते हैं या तहसीलदारों के पास भी ट्रेनिंग लेते हैं। इनका यूटी पीरियड को 2 साल का होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन केडर के हों, वो पुलिस केडर के हों, वो फॉरेन सर्विस के हों, वो किसी भी केडर के हों, वहां पर इनकी लंबी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसके बाद ये आमतौर पर कहीं पर मार खाते नहीं। और आप माशाल्लाह, आपका कोई 6, 7, 8, 9, 10 साल का कॉलेज कैडर का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ जगहों पर भी शायद एक से ज्यादा जगहों पर आपकी सर्विस रही हो, मुख्तलिफ लोगों से आपका पाला पड़ा होगा, तो आप अपने प्रिंसिपल्स की एडमिनिस्ट्रेशन करने के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं और लोगों के उनसे एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो आज हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम आपके साथ थोड़ी सी ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर अल्लाह करे कि आपको कहीं मौका मिलता है, क्योंकि देखिए हमारा एजुकेशन कैडर जो है और कॉलेज कैडर, इसका एक ये भी डायलेमा है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारा कुछ 6-7 हज़ार बंदा है, जिसमें अब आप ये कहेंगे 150-200 बंदा इस वक्त BS20 में है, और BS20 के प्रिंसिपल्स की कितनी पोजिशन हैं, और जो सबसे ल्यूक्रेटिव जिसकी मैंने बात की, जिसको लोग एस्पायर करते हैं, और हमारे कॉलेज के अंदर की वो टॉप मोस्ट पोजिशन गर्दानी जाती है, वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, क्योंकि ये बहुत ल्यूक्रेटिव है। तो कितनी पोजिशन है, 3 या 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल वालों को भी देनी है, तब तो कुछ और लोगों की भी उस पर राह टपकती है, कुछ एक्स कैडर लोग भी अब कॉलेज उसके चेयरमैन की पोजीशन पर आने लगते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे अंदर से ही लोगों को फिर ये होता है कि अच्छा जी ये प्रिंसिपल, इनको तो सारी मुराद है और मैं उसी ग्रेड का हूँ, मुझे ये नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे कॉलेज में स्टाफ रूम से लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती हुई चाय की भी तादाद गिनते थे, कितनी मरतबा प्रिंसिपल के दफ्तर में चाय गई। तो ये चीजें फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्रम्बलिंग हो रही होती है। हमने उस ग्रम्बलिंग से बचना है, और जिसको कहते हैं ना तकवा क्या है, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि तकवा ये है कि आप एक बहुत तंग से रास्ते पर, जिसके इर्द गिर्द खारदार झाड़ियां उगी हुई हैं और आपने खुले कपड़े पहने हुए हैं, आपने उन झाड़ियों में से उलझने से और उन खारों में से अपने उस कपड़े को
फटने से बचाकर अगर आप गुजर लेते हैं तो ये तकवा है। और आपका भी साफ सुथरा जो आपका सर्विस करे, जो आपका चार्टर है और आपका जो कैरियर है, वो ये है कि आप इस सारे में से अच्छी तरह से आप गुजर जाएं और आपको चीज़ों का पता हो कि वो चीज़ें हमने कैसे करनी। तो आज जो बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि अल्लाह करे आप सबको मौका मिले, लेकिन ये बस अल्लाह करने की बात ही है। जिस तरह हम ये 76 साल से सोच रहे हैं कि अल्लाह करे कभी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए, गवर्नेंस हमारी ठीक हो जाए, लेकिन जिनको मौका मिले वो जरा सा अपने हाथ कीचड़ में गंदे होने से या उस खारदार झाड़ियों में अपने गीले कपड़े जो है, वो खुले कपड़े जो हैं, उनको उड़ने से बचा कर निकल जाएं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मेरे अजीजों, हमारा जो आज का सेशन है ये को बहुत लंबा नहीं है, इसमें हम कोशिश करेंगे क्योंकि बात तो क्या कहते हैं, लड़ाई और लस्सी को जितना मर्जी आप बढ़ा लें, पानी डालते जाएं तो बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें चंद एक बातें हैं जिनको जब हम चंद एक बातों को हम अच्छी तरह से कंसीव कर लें तो हम समझते हैं कभी मौका मिले तो हम कर लेंगे। मैं अपनी बात बड़ी मुख्तसर करूंगा, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपना कैथारसिस करें। आप मेरे साथ जो डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो जरूर पूछें, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारी ये जो डिस्कशन होगी, ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये ऑप्शन ऑफ कॉलेज नॉन सर्विसेबल एसेट्स के ही बारे में अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। इस बारे में ना हो कि मेरा 2 साल से केस गया हुआ, अभी तक मेरी प्रमोशन नहीं हो रही या मेरी ट्रांसफर जो है तो मैंने की थी नहीं हो रही, क्योंकि मेरा बच्चों इसके साथ कंसर्न नहीं। मैं बच्चों आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं बहुत सीनियर आदमी जैसा कि शक्ल से जाहिर है, तो मेरा उसके साथ कंसर्न कोई नहीं। मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, और बताइए कोई ना कोई आपको तरीका बताने में मैं आपकी शायद मदद कर सकूं कि किस तरह से आप सेफली काम को कर सकते हैं। तो हमारा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें हमारा जो बोनस अप्रेंडी है वो हमारा यही है कि हम इसमें डेफिनेशन करेंगे कि एसेट्स हैं क्या, और एसेट्स को जो है वो ऑप्शन करने के जो हमारी किताबें हैं उनमें रूल्स क्या है, सारे रूल्स मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि किताब को पढ़ना पढ़ाना वो भी बड़ा एक लंबा काम है, और उसके लिए ट्रेनिंग के लिए आपको एक लंबा सेशन करिए चाहिए। और प्रोसेस इसका क्या है, ऑप्शन करने का प्रोसेस क्या है, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बाकी अगली 3 चीजें जो इसमें कमेटी से डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट है वो हमारे इसी प्रोसेस का हिस्सा है। तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज एसेट। क्योंकि वैसे तो देखिए एसेट हमारा वो चीज, अगर हम अभी अंग्रेजी को करने की बजाय एक जनरल हम बात करें तो कि हमारा एसेट क्या है, मैं ये कहता हूँ कि एसेट हमारा हर उस चीज को हम कहते हैं जो कभी ना कभी हमारी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से काम आने वाली, जिसको कहते हैं ना दाम में दर में कदम कदम सुखने, जो चीज हमारे काम आने वाली है वो हमारा एसेट एसेट है। एसेट इज नॉट आवर बैंक बैलेंस, asset is not our furniture, asset is not our car, asset is not the lands we are holding, asset is not the house we are owning, बल्कि asset जो है वो हमारे बड़े भी हैं क्योंकि वो भी हमारे काम आते हैं, एसेट हमारे असातिज़ा भी हैं क्योंकि वो भी हमारे काम आते हैं, एसेट हमारे दोस्त भी हैं वो भी हमारे काम आते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस की एसेट की एक ब्रॉडर डेफिनेशन कि एसेट क्या है। अब वो एसेट जिनको हमने बेचने की बात करनी है, क्योंकि हम बड़ों को बेचते नहीं है, असातिज़ा को बेचते नहीं है, दोस्तों को बेचते नहीं है। वैसे तो आजकल लोग ये भी काम कर जाते हैं, कई बार जाकर मिस यूज करके उनको बेच जाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, हम उनको बेचते नहीं है। लेकिन वो एसेट्स क्या है जिनकी आज हमने बात करनी है, तो हम ये कहते हैं कि एसेट्स प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी, यानी एसेट्स हमारे वो चीज है जिनसे हमें किसी तरह से कोई मुआशी फायदा हो, किस तरह से by being used to provide goods or services, land, building, transport, plants,
मशीनरी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फिटिंग एंड लाइफ स्टॉक। ये सारी चीजें हमारे एसेट हैं। और हमारे कॉलेज में, अब आप कहेंगे कि कॉलेज में लैंड लाइफ स्टॉक कहाँ से आए? और वक्त की बात है, ये बात तारीख में दर्ज है और अभी भी किताबों में भी दर्ज है कि हमारे कॉलेज जो हमारे पास लाहौर में फिजिकल एजुकेशन के, ये जो गुलबर्ग में अब जनरल कॉलेज बन गया है, ये कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर मैन होता था, यहाँ पर बाकायदा तौर पर 2 बैल थे लाइफ स्टॉक में। ये 2 बैल थे जिनका काम क्या था कि क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के साथ बहुत बड़ी बड़ी ग्राउंडें थी, तो उन ग्राउंडों में इंसानों की मदद से घास काटना बड़ा मुश्किल काम था। तो बैलों के साथ वो घास काटने वाली मशीन लगाकर घास काटा जाता था, या फिर वहां के साथ जो कुछ जमीनें थे उनको बेहतर करने के लिए भी वो बैलों की खिदमत ली जाती थी। फिर ग्राउंडों को हमवार करने के लिए उन बैलों के पीछे रूलर लगाकर क्रिकेट की पिच बनानी है या हॉकी ग्राउंड बनानी है, वो भी काम किया जाता था। तो इसलिए मैंने आपका ये सवाल यहीं पर ही सेटिस्फाई कर दिया कि लाइफ स्टॉक भी हमारे कॉलेज का हिस्सा होते हैं। अभी भी शायद कुछ ऐसे कॉलेज हों जहाँ पर लाइफ स्टॉक उनका हिस्सा हो। तो बाकी लैंड, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये तो हमारे कॉलेजेस में अमूमी तौर पर होता ही है। दूसरी चीज क्या है कि बाय बीइंग एक्सचेंज फॉर गुड्स टू बी सर्विस्ड और बाय बीइंग यूज्ड टू सेटल लायबिलिटीज, जो मैंने पहले ही बात की कि या तो इन चीजों को देकर बेचने के बाद इनसे हम कुछ चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे पास हैं, या कहीं पर हमारे पास अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हम फाइनेंशियल इश्यूज से विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन फाइनेंशियल इश्यूज को भी हम सेटल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे ही मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ कि आजकल जिस तरह से हर महीने बिजली का बिल बढ़ जाता है, तो हमें साल में एक फिक्स्ड बिजली का बिल के अमाउंट मिलते हैं। और जब रेट इस तरह से बढ़ रहे हैं तो हमने अपने बिजली के बिल की जो अमाउंट है वो उस पर पे कर चुके हैं, सैंक्शन अमाउंट। फिर हमारे पास इस किस्म की जो चीजें हैं उनको बेचने के बाद हमारे पास जो रकम हमारे पास सरप्लस बची होती है उसको विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम उसकी मदद से अपने लाइबिलिटीज क्लियर कर लेते हैं। तो गोया हम यहाँ पर कॉलेज के हवाले से जब एसेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे एसेट्स वो चीजें हैं, हर वो चीज जो हमारी मदद करती है, जिसमें हमारे कॉलेज की बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह शामिल है। अब ये है कि सवाल ये है कि हमने ऑप्शन कब करनी है और क्यों करनी है। ऑप्शन हमने उनकी इसलिए करनी है कि व्हेन द थिंग्स बिकम अनसर्विसेबल, जैसे मैंने पहले ही बात की कि वो डंप पड़ी हैं और डंप पड़ी चीजें जो है वो फिर जाया हो जाती। लोहे की चीजें हैं उनको जंग लग जाता है, लकड़ी की चीजें हैं उनको कीड़ा लग जाता है। आजकल तो वैसे ही बहुत सी इसकी गत्ते की चीजें होती हैं जो वैसे ही नमी वगैरह की वजह से खराब हो जाती हैं। हमारे जो एक्सपायर्ड केमिकल्स हैं वो या इवेपोरेट हो जाते हैं या वो पॉइजन बन जाते हैं। तो लिहाजा फिर हमारी चूंकि जगह रोकी होती है, तो उस जगह को हमें इस्तेमाल में लाने के लिए इन चीजों को हमें फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें इनको बेच देने से ही हमारे लिए बेहतर होता है कि हम उनसे निजात हासिल कर लें, ताकि या तो उस जगह को हम इस्तेमाल में ला सकें और उनकी मदद से जो हमें हासिल होनी, आमदनी हासिल होनी है, उसको हम इस्तेमाल में ला सकें। तो असल में ये है कि हमने जब एसेट्स बेचने हैं तो उस एसेट्स के बेचने के लिए पहले तो हमने 2 चीजें देखनी है। वो 2 चीजें ये देखनी है कि बीइंग कॉलेज प्रिंसिपल हमारे पास कितनी रकम तक वो बेचने का इख्तियार है बगैर किसी बहुत बड़े स्कैंडल को सामने लाए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जर्व्स that college management may adopt auction procedure through wide publicity where values of condemned stocks stores exceed the limit of 1 lakh rupees। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा वो जो हमारा कंडेम स्टॉक है, जो नॉन सर्विसेबल हमारे पास चीजें हैं,
उनकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉलेज प्रिंसिपल को इजाजत देता है कि वो इनको ऑक्शन के जरिए से बेच दे। लेकिन उस ऑक्शन के लिए प्रोसीजर जो है फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि उस ऑक्शन का प्रोसीजर हमने कैसे फॉलो करना है। और इन केस where values of stores stocks is below the limit of rupees 2 lakh, auction may be made through an auction committee internally constituted by an officer in grade category 1। कि अगर उन स्टॉक्स की कीमत 2 लाख रुपए से कम है तो वो फिर हम लोकली एक ऑप्शन कमेटी बनाकर उसको ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लोकली ऑप्शन कमेटी बनाने के लिए जरूरी है कि वो बनाने वाला कमेटी बनाने वाला बंदा जो है वो ऑफिसर हो कैटेगरी 1 का। अब यहाँ पर ये भी बड़ी मजे की बात है, और वो मजे की बात ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक हम कॉलेज का प्रिंसिपल बेशक हम BS20 के भी हों, हम कैटेगरी 1 ऑफिसर नहीं है। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स की किताब है उसमें कॉलेज प्रिंसिपल को कैटेगरी 2 ऑफिसर करार दिया गया है। वो बेशक ग्रेड 18 का है, बेशक ग्रेड 20 का है। तो इस बात को यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो कैटेगरी 1 का है। अब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूल 12 power to sell unserviceable vehicle, machinery, equipment, spare, stores, stocks is by auction through the disposal committee। वो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसको पूरी पावर्स का इख्तियार है। अब यहाँ पर ये है कि अगर हमारे स्टॉक की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर हम सेक्रेटरी को लिखेंगे कि हम इसको बेचना चाहते हैं, आप कमेटी बना दें और हमें इजाजत दें ताकि वो कमेटी जो है वो स्टॉक को ऑप्शन से बेच सके। फिर ऑफिसर इन कैटेगरी 1, ये जो हमारे डायरेक्टर हैं या DP हैं ये कैटेगरी 1 ऑफिसर हैं। कैटेगरी 3 इनकी ये आपको बता रहे हैं कि कितनी इनकी इख्तियार कितना है कितने स्टोर को बेचने का। और कमेटी जो हमारी बनती है उसमें कैटेगरी 1 ऑफिसर चेयरमैन है। वो जब आप सेक्रेटरी को लिखेंगे तो सेक्रेटरी के पास ज़ाहिर टाइम नहीं होता, तो सेक्रेटरी आपको डेलीगेट कर देगा अथॉरिटी, तो आप उसकी जगह पर यू कैन कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी और उस वक्त आप ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आप कैटेगरी 1 ऑफिसर ही कंसिडर होंगे। फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SNGAD जो वो भेजेंगे BS18 का बंदा मेंबर होगा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भेजेंगे जो BS18 का बंदा होगा। तो ये हमारी कमेटी होगी जिसको हम कहते हैं ऑप्शन कमेटी। अब हमारा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि वो किताब जिसकी अभी मैंने बात की कि डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर, उसके रूल ये कहते हैं कि पहली बात ये है कि आइडेंटिफाई अनसर्विसेबल आइटम्स। कि आपने पहले एक कमेटी ने ये तय करना है कि ये आइटम्स अनसर्विसेबल हैं कि अनसर्विसेबल नहीं है, अभी उनसे कुछ काम लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है, ये प्रोसेस लंबा है लेकिन चूंकि ये सारे प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आपको कंपनी के मशहूरे के लिए बता देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें आपके नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर व्हीकल्स हैं, आजकल तो खैर बहुत सारे कॉलेजों में बसें हैं। अब बस का या कार का या अगर आपके पास वैन है तो उसका ये होता है कि उसकी ब्लू बुक उसको कहते हैं, जो उसकी लॉग बुक होती है, ब्लू बुक के मुताबिक उसकी लाइफ टाइम जो है वो 10 साल है। 10 साल के बाद व्हीकल स्टैंड अनसर्विसेबल, उसके बाद आपने कमेटी से इंस्पेक्शन करवा के उसको अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर देना। और आपकी दूसरी जैसे आपका लैग इक्विपमेंट है, आप समझते हैं कि काम नहीं कर रहा, पंखे आपके जल गए हैं, आप समझते हैं कि ये रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि इन पर रिपेयर का खर्चा ज्यादा है, दे बिकम अनसर्विसेबल। तो आपने पहले तो अनसर्विसेबल आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये अनसर्विसेबल है, तो आप उनको किसी एक जगह पर फिर आप उसको डंप पहले करते जाएंगे। सॉरी,
अच्छा तो ये है कि आप उनको कैटेगरीज वाइज ढेर बनाकर आप डंप करें, तो उनको आप डंप करते जाएंगे ताकि बाद में फिर आपको आसानी हो जाए बाद में ऑप्शन करनी है। furniture, plant and machinery, IT equipment, lab equipment, sorry, store items, trees, transport, sports items, grocery and other items. ये चीजें जो है ये उसमें आती है, इन चीजों को हमने बेचना है और इन चीजों को हमने सर्टिफिकेट भी हमने लेना होता है कि मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने बात की कि फर्नीचर प्लांट्स जो है, प्लांट नहीं, मशीनरी और आईटी इक्विपमेंट का जो है वो जो लैब इक्विपमेंट है वो जो टेक्निकल लोग हैं, मशीन आईटी इक्विपमेंट है तो आपके पास जो कंप्यूटर के बंदे हैं, लैब इक्विपमेंट के आपके जो साइंस के बंदे हैं, आपका जो है ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आप हुकूमत पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं उनका हमारे पास जो स्पोर्ट्स के स्टाफ है, ये हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो है इन लाहौर ले जाओ, ये तो हम कुछ नहीं बनना, दे आर अनसर्विसेबल। तो फिर उसके बाद आप उसके लिए ऑप्शन का प्रोसीजर जो है वो फिर अडॉप्ट करते हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जैसे फर्नीचर है, क्रॉकरी है, यानी इस तरह की आइटम्स हमारे पास, शूज कलम है, ये तो हमारे पास वैसे ही जंक होता है, इसके लिए कोई इतनी ज्यादा हमें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके भी शायद नॉलेज में बात होगी कि बाद हमारे ही कॉलेज के जो रात के चौकीदार होते हैं, शदीद सर्दियाँ होती हैं, तो जहाँ पर हमने फर्नीचर स्टॉक किया होता है, वहां से फर्नीचर की जो है वो बहुत जरूरत, वो बैंक के चौकीदार की तरह उसको रात में निकाल कर आग तापते रहते हैं ताकि अपने आप को वो गर्म रख सके। जहाँ तक प्लांट्स का तल्लुक है, प्लांट्स की आगे हम बात करेंगे कि इसमें हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करना। रिपेयर ऑफ फर्नीचर एंड अदर आइटम्स वेयर नेसेसरी, ये हम बात कर चुके हैं कि जब तक वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन रिपेयर होने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि वही बात कि किताब की कीमत में जो उस आइटम की किताब में जो उस आइटम की कीमत दर्ज की गई है, रिपेयर का जो है बिल उसकी असल कीमत से बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं तेले की बुढ़िया टक्कर सर मढ़ाई। तो फिर उसके बाद जो है उसके लिए डायरेक्शन ये होती है कि अब इस आप लोग नॉन सर्विसेबल डिक्लेयर कर दें और उसकी जगह से आप कोई ऐसी चीज ले लें जिस पर आपका खर्चा कम आ रहा है। Place the items at a place where each and every item can be inspected by the vendors. जो अभी हमने बात की कि आपके पास जो आइटम्स हैं आप उनको किसी ऐसी जगह पर फिर डंप करेंगे जहां पर पहुंच भी आसान हो। बाद औकात हम ऐसे तरीके से डंप कर देते हैं कि हमें आइटम की इंस्पेक्शन करनी है, देखना है, तो उस जो जंक है उसकी पहाड़ी पर हमें चढ़ना पड़ता है और बाद औकात उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश में हम अपने आप को जख्मी करवा बैठते हैं, क्योंकि वो आइटम नीचे से सिरक जाती हैं और सिरकने से वो जब ढीर है वो सारा जब नीचे की तरफ आता है तो आप भी अपना बैलेंस कायम नहीं रख पाते, तो आपको भी चोट लगने का इम्कान होता है। तो लिहाजा पहली चीज ये है कि उनको प्लेस इस तरीके से किया जाए कि लोग जो वेंडर जिन्होंने खरीदने के लिए आना है वो उसको देख सकें कि ये कैसी है, उसकी असेसमेंट कर सकें और फिर उनको किसी ऐसी जगह पर हम उनको डंप करें जहाँ पर रोशनी भी हो, जहाँ पर हवा भी हो। हवा इसलिए कि अगर अंदर गर्मी या ज्यादा होगी तो वहाँ को बंदा ज्यादा देर ठहर नहीं सकेगा उसको देखने के लिए, और रोशनी भी हो ताकि उसके तमाम एंगल से उसका जो है वो जायजा लिया जा सके। Advertised in national level newspapers, place the notice in college premises, at significant places, and on main gate, etc., and contact with the vendors personally. कि हमारी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमने उसके लिए वाइड पब्लिसिटी करनी है और वाइड पब्लिसिटी करने के लिए हमें अखबार में उसको देना है जिसमें कम से कम एक उर्दू का अखबार और एक उर्दू का अखबार नेशनल लेवल का अखबार हो जिसमें हम उसकी सारी डिस्क्रिप्शन के साथ इश्तहार देंगे। फिर कॉलेज में भी हम अपने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर, कॉलेज के दरवाजे पर, मेन गेट पर, कॉलेज के लोटस फ्लोर्स पर भी हम इश्तहार देंगे, क्योंकि बाद बात ये होता है कि हमारी जो स्टाफ है उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शायद तो फैमिली बिजनेस भी होता है इस तरह की पुरानी चीजों को
बेचने का, या उनके को मिलने वाला होता है, तो उनको फायदा हो जाना चाहिए, उसमें कोई फर्ज नहीं है। ना दीन मना करता है, ना हुकूमत मना करती है। और दूसरा, आप भी अगर किसी ऐसे बंदे को, जिसको हम कहते हैं कि आम जुबान में, हमारी उर्दू जुबान में, उसके लिए कबाड़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो तो बुरा लफ्ज नहीं है। कबाड़ी बहुत मालदार होते हैं। तो अगर आपका कबाड़ी के लिए पुरानी चीजों को डील करने वाला आपका वाकिफ है, तो उसको भी आप रब्ता कर सकते हैं कि वो भी आकर आपको उसमें दिलचस्पी का इजहार कर सकता है, और अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाए और उस ऑप्शन में वो कर सके तो ले सकता है। तो ये एक मैंने रेड लाइन पे लगा दी है, ताकि आपके जरा जहनों में ये बात रहे कि जो पहले मैंने कह भी दी है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज इज कैटेगरी 2 ऑफिसर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने पहले बताया कि फिर हमने एडमिन, जो हमारा डिपार्टमेंट है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से, हम फिर परमिशन लेते हैं उस काम के लिए, क्योंकि वो अफसर मिजाज मिजाज है, सॉरी मिजाज है। डिस्पोजल कमेटी हमने कैसे बना, कीवर्ड्स क्या है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसका क्या है, कि पहले तो बात यह है कि वो डिस्पोजल कमेटी हमारी जो है, वो पहले तो आइडेंटिफाई करेगी कि आइटम्स टू बी सोल्ड। पता क्या है, पता है, ये बड़ा मतलब मजे की बात है। आप भी इंजॉय करेंगे इस चीज को, और जब अल्लाह ताला आपको मौका देगा कि आप इस चीज को कर सकेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे साथ जो हमारे कॉलेज का अमला है, दूसरे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन नॉन सर्विसेबल आइटम्स में कोई एक दो दाव लगाकर सर्विसेबल आइटम्स भी डाल देते हैं, ताकि अगर उन्होंने अपने किसी यार दोस्त को, किसी और को फायदा पहुंचाना है, या किसी के साथ उन्होंने मुखा करना है, तो पहले ही कह देते हैं कि यार तेरे दो तीन ठीक चीजें दबा रहे हैं। तो हमने उसको देखना है, आइटम्स हमने देखनी, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये चीजें, वो जो कमेटी है हमारी, वो उसको आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन सी चीज वाकई बेचने वाली है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ मैं अगर आपको लेकर जाऊं कि हमारी कमेटी 3 लोगों पर क्यों मुश्तमिल होती है। पंजाबी की कहावत है, आपने सुनी भी होगी, जानते भी होंगे, पढ़ी भी होगी। उसको कहते हैं तिज्जा गलिया था चुगा गलिया। तो 3 लोगों की कमेटी हम इस तरह बनाते हैं कि 2 लोग फिर भी आपस में किस तरह मुकाबला कर सकते हैं, तीसरे बंदे को बीच में मैनेज करना जरा जरा मुश्किल काम होता है। ना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जरा मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा वो 3 आदमी की कमेटी मिलकर फिर जब फैसला करती है कि कौन सी आइटम है, देखिए इंटरेस्ट एक का होगा ना, 2 का तो नहीं होगा, 2 का होगा, तीसरे को डेफिनेटली नहीं होगा। तो वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि आइटम जो है वो बेचने वाली कौन सी है। तो इसलिए आप उससे पहली बात तो ये, वही आइटम जो वाकई बेचने वाली हैं, नॉन सर्विसेबल हैं, दे हैव बीन कंडेम्ड, तो वो जो है उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे बेचने के लिए। तो फिर कल अगला किसी ऑब्जेक्शन से आप बच जाएंगे। दूसरा क्या काम है कि प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस, ये बात हम कर चुके हैं। तो इसको किसी ऐसे वाली जगह पर रखें जहां पर आसानी के साथ पहुंचा भी जा सके, जहां पर उनको देखा भी जा सके, जहां पर कुछ देर ठहर कर उनका अच्छे तरीके से मुआयना भी किया जा सके। देन कैटेगराइजेशन ऑफ द आइटम्स। कैटेगराइजेशन ऑफ द आइटम से हमारी मुराद ये है कि देखिए, उनमें भी जो हमारा कंडम माल होता है ना, उस माल में भी हमारे पास कम से कम 3 किस्म की, तो हम उसमें से कैटेगरीज एक तो हम बना सकते हैं। इस तरह की कि एक उसमें वो होती है हमारी कैटेगरी जो कंडम वैरायटी आइटम नंबर, मतलब 1 लाख कंडम आइटम्स है, जो थोड़े से पैसा लगाने के बाद वो लोग ठीक करवा के थोड़ी सी मेहनत करके उसको बेच सकते हैं, वो एक कैटेगरी में। दूसरी है जिनमें ये है कि यार अगर ठीक हो गई तो ठीक है, ना ठीक हुई तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पैसे जो हैं वो दूसरी आइटम जो है उनसे पूरे हो जाएंगे। और तीसरा हमारी होती है वो जो बिल्कुल ही कचरा होता है, वो कचरा उन्होंने भी जाकर फेंक देना होता है। उनको भी बाज़ औक़ात जो हमारे वेंडर्स हैं, उनको बाज़ औक़ात उनका उठाने का भी जो खर्चा होता है वो भी उसमें से पूरा नहीं होता। तो फिर समटाइम ये है, तो कचरा जब आपने एक तरफ लगाया था तो बाज़ औक़ात कोई भी उसका ख़ास में नहीं होता,
फिर आपको उसी को ही उठाकर कहीं ना कहीं डंप करवाना पड़ता है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ द आइटम एक तो ये है कि ABC कैटेगरीज आप उनकी बना लेंगे। तीसरी कैटेगराइजेशन ऑफ द आइटम्स में ये है कि हमने जो हमारा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आइटम्स हैं उनको हमने अलग रखना है, फर्नीचर आइटम जो है उनको हमने अलग रखना है, फिजिक्स में लाइक हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो है उनको हमने अलग रखना है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनको हमने अलग रखना है, जो हमारे मैकेनिकल आइटम्स हैं उनको हमने अलग रखना है, क्योंकि सब चीजों की आपको पता है कि कीमतें अलग अलग होती हैं। तो खरीदने वाले ने भी उनकी आइटम्स के हिसाब से उसमें उनकी कीमत लगानी है। तो इस तरह से हमने उनकी कैटेगराइजेशन ऑफ द आइटम्स कर देनी है। और फिर इसके अलावा एक और चीज भी है कि हर जो आपका वेंडर है खरीदने वाला, वो जरूर नहीं है कि वो हर चीज में इंटरेस्टेड है, नहीं। जो लकड़ी को खरीदने वाला है वो सिर्फ लकड़ी की बोली देगा आपके पास, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदने वाला है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बोली देगा आपके पास, जो आपके ट्रांसपोर्ट का से रिलेटेड चीजें उनको खरीदने वाला है वो सिर्फ उन्हीं की देगा बोली। तो लिहाजा वो लोग उसी से ढेर पर जाएंगे जिस जिस ढेर में वो इंटरेस्टेड है। और अगर आपने सारा मिक्स अचार बनाया हुआ है तो फिर उस मिक्स अचार में आपका भी नुकसान है और उनका भी नुकसान है, और मतलब है इतनी ज्यादा फिर उनकी दिलचस्पी होगी भी नहीं। और वैसे भी आप देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर चीजें आपको भी तजर्बा है, आजकल तो हर इंसान को तजर्बा है कि अगर आप किसी बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं, मैं बात नहीं कर रहा कि आप कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम खरीदने के लिए जा रहे हैं या कोई और महंगी आप जो है कॉस्मेटिक आइटम खरीदने के लिए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हर बंदे को सब्जी खरीदनी है रोजमर्रा घर के लिए। अगर आप किसी महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं, लाइक लाहौर की मैं बात करता हूँ, आप पता नहीं कहाँ से हैं, अल्फता है, इम्तियाज है, ये कौन सा बना हुआ है, मेट्रो है, ये लाहौर में एम्पोरियम मॉल बड़ा मशहूर है। इस तरह के आइटम्स पर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने बड़ी गाजरें जो है खूबसूरत बनाकर एक तरफ लगाई हैं, शिमला मिर्चें एक तरफ लगाई हैं, गोभी एक तरफ लगाई है, लीमू एक तरफ लगाए हैं, टमाटर एक तरफ लगाए हैं। वो रेट ज्यादा चार्ज करते हैं और आप दे भी देते हैं। और अगर आप इतवार बाजार पर जाते हैं तो वहाँ टमाटर का ढेर लगा हुआ है, वहां पर प्याज का ढेर लगा, ऊपर मोटा प्याज है, नीचे छोटे छोटे प्याज हैं, ऊपर जो लहसुन जो है वो मोटा मोटा लगा हुआ है, नीचे छोटा छोटा है। और आप कहते हैं क्या रेट है, वो रेट बताता है, आप कहते हैं मुझे 2 किलो दे दो, वो नीचे से मारता है अपना वो जिससे उसने निकालना है। और आपको पता चलता है कि जनाब वो जो स्केल है जिस पर वो वजन कर रहा है, आधे से ज्यादा तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो ऊपर आपको नजर ही नहीं आई। तो वो कैटेगराइजेशन है जो वहां पर हुई होती है, वो देखने वाले को भी ठीक लगती है, वो सेस भी उसकी ठीक तरह से कर सकता है, और ऐसी सूरत में उसके पैसे भी ज्यादा दे जाते हैं। तो पैसे आपकी जेब में नहीं जाने लेकिन आपके इदारे को जाने हैं। मगर अगर आपके इदारे के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो ये कार्य खैर भी है, सदका जारिया भी है, आपको अजर भी मिलता है, और आप बहुत सारी ऐसी चीजों से बच जाते हैं जो उन्हें ध्यान नहीं। चौथा है सेग्रीगेशन ऑफ आइटम्स बी डन, जो अभी मैंने बात की कि उनको भी आप फिर कैटेगराइजेशन करने के बाद हम उनकी सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग कर देंगे उनके उसी हिसाब से जो भी हमने बात की कि क्लासेस बना लें उनकी, उनके जो शोभा है उस हवाले से उनको आप अलग अलग कर दें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्पोजल कमेटी क्या है? एक बात तो है इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन, कि ये ऑप्शन का प्रोसेस जो है उसको शुरू करना उसका काम होता है। पहला क्या है कि पहला बात तो है कि ऑप्शन देने वाले बंदों को इकट्ठा करना। अब आपके ये भी मैं नॉलेज में बात ले हूँ अगर पहले नहीं है तो, कि बाद औक़ात ये वेंडर जो है ये भी पूल कर लेते हैं कि अच्छा हमने इस चीज की बोली देनी नहीं ताकि ऐसे ही हमें वो चीज उठा दें। बाद औक़ात वो कह देते हैं कि अच्छा ये उसको उठा देनी है, उसको उठा देनी वगैरह वगैरह। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपने वो मोटिवेशन इस तरह से करनी है कि लोग उसमें दिलचस्पी लें,
और इसमें कोई हिजाब वाली बात नहीं है, क्योंकि बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से उठवाना है। और दूसरा ये सुपरविजन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि ये नहीं कि आप वहां पर आपसे बोली लगवा कर आप अपने दफ्तर में आकर बैठ जाए कि मैं थक गया हूँ। आपने वो जब तक काम मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने उस काम की जो है वो सुपरविजन करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जवाब आपको देना पड़ना है कि अच्छा जी वहां पर लोग जो है 3 चीजें एक्स्ट्रा उठा कर ले गए हैं, या आपके बंधुओं ने जो है वो मिलने वालों को चीजें ऐसी दे दी हैं, वो बोली का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप कि वो एक दिन ही है ना, तो आपका ये काम, और एक दिन भी सारा दिन नहीं है, 2-3 घंटे में ये सारा काम मुकम्मल हो जाता है। जब आप इस प्रोसीजर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको जरा सा अपने तबीयत पर जबर करना पड़ता है, वो काम करें, लेकिन है काम बड़ा मजे का। अब ये प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस तो ये है कि नोटिफिकेशन ऑफ द कमेटी, कि वो जो आपने कमेटी बनानी है आप उसकी नोटिफिकेशन करेंगे, और वो नोटिफिकेशन जो है वो अप्रूवल के लिए भी अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने सेक्रेटरी तक भेजेंगे, ताकि आपको उसका भी एतमाद आ जाए। यानी वो सेक्रेटरी तो पता नहीं, आप अप्रूवल लेंगे एक सेक्रेटरी से, जो आजकल हमारा हाल है, और आपकी ऑप्शन का प्रोसेस शुरू होने तक वो सेक्रेटरी बदल गया हो, कोई दूसरा सेक्रेटरी आ गया हो, क्योंकि अब वो काम ही नहीं है ना कि 3 साल का ऑफिसर का स्टे है। आजकल तो ये है कि बात का हमने वो क्या कहते हैं, पल भर में बदलते हुए किस्मत देखी कि अभी बंदा आकर अभी बैठा नहीं कुर्सी पर, और साथ ही आ गया कि उसी जो नया बंदा आ रहा है। तो लेकिन वो जो सेक्रेटरी नोटिफाई करता है, आपको अप्रूवल देता है, वो दैट इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, बेसिकली दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फिर वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप उससे अप्रूवल लेने के बाद आप उस कमेटी को नोटिफाई करें, अपने दफ्तर में भी नोटिफाई करें, अपने कार्य में भी नोटिफाई करें, लोगों पर भी लगाएं, और लोगों को बता दें कि ये एक कमेटी है। उसके बाद क्या है कि विजिट द डंपिंग प्लेस विद कमेटी मेंबर्स, फिर एक दिन तय तय करें, कमेटी को नोटिस दें, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको इनवाइट करें कि आपके पास वो तशरीफ लाएं, और फिर आप उनको उस जगह पर लेकर जाएं जहां पर आपने वो चीजें डंप की हुई हैं, ताकि वो अपनी आंखों से उन चीजों को भी देख लें, और जो भी पीछे हमने काम किया है उसकी कैटेगराइजेशन भी देख लें कि क्या हमने ठीक की हुई है, उनकी सॉर्टिंग भी देख लें, और ये भी देख लें कई नंबर जो है वो हमारा एक बहुत अर्से पहले की बात है, हमारा एक दोस्त था, वो ये रावी से रेत निकलवाने का काम करता था। अब आपको जो अक्सर लोग रहते हैं तो दरियाओं के आसपास है ना, रावी वाले नहीं होंगे, चनाब वाले होंगे, चनाब वाले नहीं होंगे, सतलज वाले होंगे, सतलज वाले नहीं होंगे, जेलम वाले होंगे। तो एक तो दरिया में से रेत निकलवाते हैं, और उसी रेत में थोड़ा सा ऐसा होता है, जिस रेत में मिट्टी भी मली होती है उसको कहते हैं कसूर। ये जो है ये जहाँ पर हम भर्ती डालते हैं, नीची जगह होती है, बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको लेवल करना है, तो उसको कहते हैं कसूर। उसका रेत की निस्बत जरा थोड़ा सा रेट कम होता है कसूर का। अब जाहिर है कि मालिकान जो ठेकेदार होते हैं वो हर वक्त दरिया पर तो नहीं खड़े रहते ना, उन्होंने आगे मुंशी रखे होते हैं। अब मुंशियों का उसमें काम ये होता है कि मुंशी अपने दिहाड़ी उसमें से कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिन में उन्होंने 20 ट्राली जो है वो रेत की निकलवाई हैं, तो वो वहां पर, और उन्होंने जो है 20 ट्रालियां कसूर की निकलवाई हैं, तो वो ये करेंगे कसूर की 22 ट्रालियां शो कर देंगे और रेत की 18 ट्रालियां शो कर देंगे, और 2 ट्रालियां रेत की जो कीमत है वो कसूर की लगाकर वो उसमें से 2 ट्रालियों के पैसे अपने जेब में डाल लेंगे। तो हमारे भी वो जो मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने देखना है कि हमारे वहां पर जो जो हमारी डंपिंग साइट थी उस पर वो गंदम स्टॉक भेजे, उन्होंने कई नई चीजों तो नहीं उसमें फेंक दी, ताकि वो तसल्ली कर लें कि जिन चीजों की हम ऑप्शन करने के लिए जा रहे हैं, एक तो वाकई सारी की सारी चीजें जो हैं दे आर नॉन सर्विसेबल, क्योंकि फिर हमने उसे सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि ये चीजें नॉन सर्विसेबल थी। अच्छा जी, उसके बाद रिजर्व द बेस प्राइस, कि हम उस कमेटी की मुशावरत के साथ, वैसे हमारी जो इसको कहते हैं ब्लू बुक, कि वो जो सरकार की ब्लू बुक होती है मुख्तलिफ चीजों की, उन्होंने हर चीज की एक रिजर्व प्राइस दी होती है कि इसकी आपने जो शुरू करनी है वो जिसको कहते हैं सरकारी बोली,
वो आपने उस रिजर्व प्राइस से शुरू करनी है, और फिर उसके बाद जो हाईएस्ट बिड आपको देता है वो उसको आपने उसके साथ काम कर देना है। तो बेस प्राइस आप उनके साथ मुआवनत के साथ, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा भी इसमें है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का बंदा भी इसमें है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को पता होता है कि इस चीज की जो है बेस प्राइस क्या है, इस चीज की बेस प्राइस क्या है, ताकि आपका जो है फूल फूल आपका ऑप्शन का निजाम जो है वो चल सके। उसके बाद मीटिंग ऑफ द ऑप्शन कमेटी एंड वेंडर्स, क्योंकि आपके पास जो वेंडर्स आए हैं, आप उनको बुलाने के बाद उस ऑप्शन कमेटी की उनके साथ मीटिंग कराते हैं। उस ऑप्शन कमेटी की मौजूदगी में उनके साथ आप उनको डंपिंग साइट पर लेकर जाते हैं, उनको विजिट करवाते हैं, वो वहां पर चीजें देखते हैं। कुछ चीजें इब्तदाई तौर पर वहां पर मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं वो तय करने देते, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, कागजात में तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मामला में वहां पर शोर मचे। क्योंकि अगर आप सुबह कभी सब्जी मंडी में या फल मंडी में या मछली मंडी में, कहते हैं फिश मार्केट, वो मशहूर इसलिए है कि फिश मार्केट में इतना ज्यादा शोर होता है जब वो ऑप्शन उसकी हो रही होती है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे वहां पर इस तरह का होना नहीं चाहिए, तो हम और बैठ कर हम उनके साथ थोड़ी सी मॉडल से तय कर लेते हैं वेंडर्स के साथ। देन अटेंडेंस शीट टू बी साइन, कि हम जो ऑप्शन कमेटी है उसकी भी और वेंडर्स की भी हम अटेंडेंस शीट वहां पर साइन करवा लेते हैं। वो बेशक उसने चीज कोई भी लेनी हो, लेकिन हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अटेंडेंस शीट होती है, ताकि हम ऑडिट वालों को दिखा सकें कि इतने लोग जो हैं वो उस ऑप्शन के प्रोसेस में इतने लोगों ने हिस्सा लिया था। Then start calling the offer rate by the vendors one by one, फिर आप वो जो सरकारी बोली है उससे फिर आप पुकार आप नहीं करेंगे। यू नॉट बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, आप नहीं पुकारेंगे। आप अपने कॉलेज के किसी बंदे की ड्यूटी लगा देंगे, अपने किसी आपका जो ऑफिस अटेंडेंट है उसकी ड्यूटी लगा देंगे, आप अपने क्लर्क को कहेंगे, किसी एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क कह देंगे, आपका जो अकाउंट्स क्लर्क है उसकी ड्यूटी लगा देंगे कि वो वहां पर खड़े होकर फिर वो बोली देना शुरू कर देगा, और उसके बाद फिर ये आपका प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। फाइनल कॉल ऑफ अपर रेट 1 एंड 2, फिर जब आप समझते हैं कि अब इससे ज्यादा रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो रेट बढ़ रहा होता है, फिर एक जगह पर जाकर वो रेट रुक जाता है, और जब आप समझें कि अब ये रेट आपने आगे बढ़ नहीं रहा, तो फिर आप कहेंगे कि जनाब इतने पैसे में 1, इतने पैसे में 2, इतने पैसे में 3। क्योंकि मेरा तजर्बा ये है कि आप अगर उसको ऐसे नहीं करते कि 1 2 3 आप उसको कर देंगे, अगर आप रुक रुक कर करते हैं तो बार ये होता है कि इवन 2 के बाद भी थोड़ा सा जो वेंडर खड़ा है वो सोच लेता है, असेस कर लेता है कि नहीं मैं थोड़ा सा और बढ़ जाऊंगा, तो फिर भी इट इज वर्थ, तो उसके बाद भी वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो बढ़ गया है तो आपने फिर ये गिनती जो है 1 2 3 से शुरू करनी है, फिर उसके बढ़ने के बाद आपने 3 नहीं कर देना। हो सकता है उसके बाद उससे नीचे वाले ने फिर कोई और रेट बढ़ा दिया हो, क्योंकि वो भी सेकंड थॉट देगा कि इसने कर दिया तो मैं भी कर दूं। इस तरह से 1 2 3 करने के बाद आखिर में जब आप समझते हैं कि अब 3 के बाद आगे कोई नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको फाइनल कर दो। देन गिव टाइमलाइन फॉर शिफ्टिंग ऑफ द आइटम्स, फिर आप बैठकर जब उससे साइन ले लेते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में हुआ, ये कार आपकी हुई, वो मरहूम तारक अजीज आपको याद है नीलामगर में यही पे रखे, ये कार आपकी हुई, ये स्कूटर आपका हुआ, ये फलां चीज आपकी हुई, तो फिर उसके बाद आप उनको टाइम देते हैं कि आप हफ्ते का 2 हफ्ते का, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टॉक, ज्यादा स्टॉक है तो ज्यादा टाइम दे देंगे, थोड़ा स्टॉक है तो उनको थोड़ा टाइम दे देंगे, तो आप उनको कहेंगे कि ये सामान यहाँ से उठा ले। फिर जब अगर वो नहीं इस दौरान उठाते आप उसको नोटिस देंगे, तो फिर आपके पास ये भी इख्तियार है कि आपकी वो बिड जो है वो कैंसिल कर दें। रिसीविंग ऑफ अमाउंट एंड डिपॉजिट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, फिर आप उनसे रकम लेंगे और आप इसको हुकूमत के खजाने में जमा करा देंगे, क्योंकि ये पैसे हम अपने पास रख नहीं सकते। अब दूसरी मैंने कहा था कि दरख्तों की सूरत दूसरी है कि हमारे पास कॉलेजों में दरख्त होते हैं सरकारी। अब देखें ना, हमारे पास जो सरकारी कॉलेज वो स्कूल होते कॉलेज होते हैं, स्कूल बेचारे की बिल्डिंग नहीं होती, उसका एरिया बहुत बड़ा होगा सरकारी का, इसलिए अब माशाल्लाह गवर्नमेंट जो है हमारी
वो धड़ाधड़ प्राइवेट सेक्टर को वो देने के लिए आ गई, क्योंकि उनके साथ एरिया बहुत बड़े, एरिया बड़ा होता है तो फिर बिल्डिंग के साथ वहां पर दरख्त भी होते हैं, वेजिटेशन भी होती है, और फिर वो दरख्त जो है वो एक स्टेज आती है कि उस स्टेज के बाद वो दरख्त जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब तो वो बोलते रहे ना, जब सैकड़ों साल पुराने पड़ के दरख्त होते थे, पीपल के दरख्त होते थे, वो एक गाना आपने सुना होगा, वो बेचारे बराड़ा का, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तहरीक साहब में आने के बाद जरा थोड़ा नीचे चला गया, तो उसका एक गाना भी था बड़ा मशहूर अपना जमाने, किधर गए हैं मेरे पिंड दियां किकरां ते वो पेरियां ते टालियां, कितने मेरे पिपलां दी छां गए। तो ये पिपलों की छाएं बड़े बड़े दरख्त थे, साल हर साल सदियों तक भी रहते थे, लेकिन अब हमारे पास दरख्त होते हैं एल्स्टोनिया का, पॉपुलर का, और इस तरह के दरख्त होते हैं जो 2-3 साल के बाद खुद ही खुश्क हो जाते हैं। तो फिर हमें जरूरत होती है कि इनको वहां से हटाकर नया दरख्त लगा दी जाए, ताकि हमारे कॉलेज की साइड जो है वो हरी भरी नजर है और हमारे वहां पर साफ हवा करके एहतमाम होकर है। अब ये ट्री जो है इनके ऑप्शन करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखना है, ये अपने डिपार्टमेंट के साथ हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लिखना है, क्योंकि वो हमारे कॉलेज के अंदर लगे हुए दरख्त जो है हमारे कॉलेज के, लेकिन वो प्रॉपर्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किए बगैर आप उनकी ऑप्शन नहीं कर सकते। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करना है, जब आप उनको लिखेंगे तो पहले तो आकर आपके वो जो कंडम दरख्त हैं, ये जब आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आपके पास आती है, तो वहां पर फिर वो आपके दरख्तों पर नंबर लगाते हैं कि आपने बेचने कौन कौन से, 1 2 3 4 5, वो सारे उनको नंबर लगाएंगे। वैसे तो तरीका एक प्रॉपर ये होता है कि आपका जैसे ही दरख्त एक साइजेबल उस पर आ जाता है, उसका जो किताबों में दिया हुआ है इसका तना इतना मोटा हो जाए, तो फिर आप सारे दरख्तों की नंबरिंग करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहीं पर भी है टिम्बर माफिया, हर जगह पर है, लोगों ने दरख्त चोरी कर ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले बात की फर्नीचर के साथ कि हमारा अपना ही रात का जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ होता है, सर्दी की वजह से वो दरख्तों को काट काट कर तापना शुरू कर देता है, तो हमें पता हो कि कितने दरख्त यहाँ से निकल गए हैं। ऐसा ना हो कि आग वो तापे और पेशियां जो हैं हम बीइंग प्रिंसिपल हम भुगत रहे देख के रहे हैं कि दरख्त गया है, तो उनको वो नंबर करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देन फिर वो उसकी जो है वो बेस प्राइस रिजर्व करेंगे जो हमने पहले बात की है, और उसके बाद प्लेस द ऑप्शन होटल्स एट सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऑफ द कॉलेज, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो हम उसको जो है कॉलेज के जब मुख्तलिफ जगहों पर वो नोटिस लगा देंगे। एंड क्वाड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज मेंबर, तो उस वक्त जब अपने ऑप्शन करनी है तो कमेटी तो हमने उसी तरह बनानी है जैसे हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक चौथा मेंबर भी होगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेंबर, और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, कि हमारे पास अगर कोई बस है, अगर कोई वैन है, अगर कोई पिकअप है, अगर कोई ऐसी चीज है, या मोटरसाइकिल है कि हमारे पास जो रनर है हमारा सेक्रेटेरिएट वगैरह जरूरत जाने के लिए इसके लिए भी जैसे हमने वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किया था, इसका केस हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रेफर करेंगे, ताकि वो ये सर्टिफिकेट देंगे कि अब ये नॉन सर्विसेबल है, ये हमारे नॉन सर्विसेबल होने के सर्टिफिकेट पर भी बात चल बनेगी नहीं। Then provide logbooks and registration record of the vehicle, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हम उस हमारे जो व्हीकल है उसका जो है वो लॉग बुक भी मुहैया करेंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी मुहैया करेंगे कि कब ली थी, कब ये रजिस्टर हुई, कितने इसके टोकन दिए वगैरह वगैरह, और लॉग बुक में वही कितनी चली है। देन विजिट ऑफ द टीम, ये वही है कि वो फिर आपकी हमारा जो टीम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आएंगे, और हमारे जो जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लेना वो भी आएंगे। रिजर्व द बेस प्राइस, क्या हम वो कीमत करेंगे जो हमने पहले बात की है, और उसके बाद जो है वो हम इसी तरह उसको जो है उसकी ऑप्शन कर देंगे जिस तरह से हमने पिछली ऑप्शन, और ये वो तरीका का। अब ये है कि सारा काम जब हमने कर लिया, सारा फूड भी हो गया, हमने बेच भी दी चीजें, पैसे भी सरकार के पास जमा करा दिए, हमारे वेंडर भी सेटिस्फाई हो गए, हमारे लोग भी सेटिस्फाई हो गए, जो प्रिंसिपल साहब ने कुछ मिल मिला के नहीं किया, ये सारी चीज जो है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, हर चीज बड़े साफ तरीके से हुई है। उसके बाद हमारे ऊपर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑडिट, और जिसके लिए हमें प्रिंसिपल्स को और जितने भी हमारे डीडीओस होते हैं जिनकी ट्रेनिंग बेचारे में नहीं होती, उनको लोग इसी तरह डराते हैं कि जी ऑडिट नहीं है कराना,
ऑडिट पहले बन जाएंगे, रिटायरमेंट नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगी। अब ये हमने ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, क्योंकि ऑडिट वाले जो है ये कुछ चीज़ों की बड़ा हरदम अच्छे लगा लगा के चेक करते हैं कि किसमें कहाँ पर गड़बड़ हुई है। एक तो ये है कि उनके लिए जो कमेटी का नोटिफिकेशन ऑडिट डिपार्टमेंट वालों के लिए आपने संभाल कर रखना है कि ये नोटिफिकेशन हुआ था, ये हमने इसकी अप्रूवल ली थी, मजाज अथॉरिटी से अप्रूवल ली थी, ताकि इसमें हमारी अपनी कहीं नाइबंस साबित ना हो। फिर ये अटेंडेंस शीट्स है कि वो जो हमने हाजिरी लगवाई कमेटी से भी और वेंडर से भी, ये भी हमने इनको दिखानी है ऑडिट वालों को। देन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो वो जो हमारी जो डिस्पोजल कमेटी है उसकी जो मीटिंग हुई, मीटिंग उसकी एक हुई, उसकी मीटिंग दो, उसकी मीटिंग तीन हुई, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इसको हमारी जो डिस्पोजल कमेटी है इसको एक से ज्यादा मीटिंग्स करनी होती हैं, इसको विजिट करनी होती हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने अगराज मुतासर देखने हैं, फिर हमने बात करने के हमारे पास स्टॉक का वॉल्यूम किया है, फिर हमने इनको स्टॉक की जगह विजिट करानी है, फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो उस दिन भी आना है जिस दिन ऑक्शन होनी है। तो सारे जो है हमने सारी मीटिंग्स के मिनट्स हमने रखने होते हैं। देन कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अखबारों में भी जो हमने दिया, और जो हमने मुख्तलिफ जगहों पर सिग्निफिकेंट जो इश्तहारात हम चस्पा किए, फिर वो जो ऑप्शन हो रही है उसका हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है, वो रिकॉर्ड भी रखना है, ताकि अगर ऑडिट वाले मांगे तो दिखाया जा सके कि जनाब ये देखें ये स्टॉक करा हुआ है, ये देखें ऑप्शन हो रहा है, और ये ऑप्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में बैठ कर ही मुकम्मल करके ऑप्शन नहीं कर दिया गया। एंड देन पिक्टोरियल इमेजेस, कि वो आपने स्टॉक का भी तस्वीरें बनानी है, वो आपने कमेटी की जब मीटिंग हो रही है उसका भी आपने तस्वीर बनानी है, आपने ऑप्शन की भी जो है वो तस्वीर बनानी है, और उसके बाद जब आप हैंड ओवर कर रहे होते हैं उसकी भी आपने तस्वीरें बनानी होती हैं, ताकि ऑडिट वाले अगर मांगे तो उनको दिखाया जा सके। और फिर ये किसी और का मौजूद पता नहीं इसने आपको बताया कि नहीं, ये आपको भी बताया होना चाहिए था कि हमारे पास कॉलेज में मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें एक डेड स्टॉक रजिस्टर भी होता है कि जिसमें जो जो चीज़ हमारी अनसर्विसेबल हो जाती है उसको इसमें पहले हम रजिस्टर करते हैं, एंटर करते हैं डेड स्टॉक रजिस्टर में, और उसके बाद फिर हम उसको जो है जाके वहाँ पर डंप करते हैं, और तीसरे स्टेज पर जाकर हम ऑप्शन करते हैं। और देन डिटेल्स ऑफ द आइटम्स कि वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने बेची हैं, इनकी भी हमने एक लिस्ट रखनी है। फिर जो ट्रेजरी में हमने पैसे जमा करवाए हैं उनकी भी हमने जो डिपॉजिट स्लिप है उसको रखना है जब तक हमारा एडिट नहीं हो सकता। और सिक्योर रिकॉर्ड टिल कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, जब तक आपका ऑडिट नहीं हो जाता इसको आपने उसी तरह से ही संभाल कर रखना है, अपने सीने के साथ लगा कर रखना है, जिस तरह से हम अपने घरों में मुकद्दस जो किताबें हैं उनको भी संभाल कर और बड़ी एहतियात से रखते हैं कि कहीं पर ये खराब ना हो जाए या कहीं पर जो है इसकी बेइज्जती ना हो। और फिर उसके बाद ये सारा काम अल्लाह करे बदरी की आसन पाया तकमील तक पहुंच जाए, तो फिर आप अपने ऊपर वालों ऑडिट वाले अपने उनको रिपोर्ट करेंगे, और आप अपने सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे कि सुभान अल्लाह की सारा काम जो है हौसला खूबी और आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुंच गया है। और वमा अलैना इल्लल बलाग, जो मुझे डायरेक्शन थी वो यही थी कि 1 घंटा आपने बात करनी है, आधा घंटा आपने इनकी बातें सुननी है, जवाब देना है। तो जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, नाउ इट इज ओवर टू यू। मैं हाजिर आप इनके माइक खोल दें जिन्होंने बात करनी है, जो ओके सर, सवाल मैं उठा। माइक अलाउ कर दूं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये इधर एक हाथ खड़ा है जी, अब ये है कौन मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जिनका हाथ खड़ा है अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जरा माइक के पास होके कीजिएगा बात ताकि मुझे भी जरा सुनाई दे जाए। जी जी सर, ये ज़रा ऑक्शन कमेटी और डिस्पोजेबल कमेटी, ये दोनों एक ही चीज़ हैं या वो डिफरेंट हैं, डिस्पोजेबल और ऑक्शन कमेटी? हाँ, असल में ये दोनों चीजें, बेटा जरा एक एक करके सवाल करें। ये लिखने में ना करें, ये मुझे सवाल करके पूछिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा या जवाब दूंगा। क्योंकि जरा बूढ़ा आदमी है ना, मेरे सारी फैकल्टीज इतनी अच्छी काम नहीं कर रही। तो बेटा बात ये है कि आपकी आज उसको क्या कहते हैं, आज के दौर में उसको कहते हैं इकोनॉमिकल मेजर्स, कि आप उसको जो है बजाय इसके कि आप ज्यादा कमेटियों को अपने ऊपर तारी करें, अपने ऊपर सवार करें, आप एक ही कमेटी से काम ले सकते हैं। ऑक्शन कमेटी भी आपकी वही होगी और आपकी डिस्पोजल कमेटी भी वही हो सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं जी मुझे ज्यादा कमेटियों को अपने ऊपर तारी करना है, क्योंकि आपको बार बार फिर सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ग्रेड कैटेगरी 2 के ऑफिसर हैं। आप अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली कमेटी बना नहीं सकते। तो चूंकि सेक्रेटरी से अप्रूवल लेनी है, वहां पर आपकी फाइल कई महीने पड़े रहेंगे। तो आपकी अच्छा जो काम है उसका तकाजा ये है कि आप इकोनॉमी करें, अपना वक्त बचाएं, उनका वक्त बचाएं, अपने प्रोसीजर को टाइमली आप खत्म कर लें। जितनी तेजी के साथ आपको अपना काम जो है जितनी तेजी से मुकम्मल कर लेंगे, आपके लिए भी बेहतर है। क्योंकि वो वैसे भी कहते हैं ना कि डेड चीज जो है ना, उसको जितनी जल्दी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए उतना ही अच्छा है। ठीक हो गया जी। दूसरे भी अस्सलाम वालेकुम सर। तीसरे आदमी से खड़ा है। सर मैं पूछना चाहती हूँ कैटेगरी 1 ऑफिसर को जरा दोबारा वजाहत कर दें। कैटेगरी 1 ऑफिसर सूली तौर पर हम कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हम बेशक ग्रेड 20 में हैं, हम फाइनेंस की किताब के मुताबिक कैटेगरी 2 ऑफिसर हैं। अब जुर्म ये है कि ये फाइनेंस की किताब कहीं बनी हुई है 1956 में, जब कॉलेज का लेक्चरर जो है वो नॉन गजेटेड होता था। उसके बाद आप बढ़ते गए, आपके उहदे बढ़ते गए, आपकी अथॉरिटीज बढ़ती गई, लेकिन किसी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को परसू ही नहीं किया कि वहां पर भी तो आपके इख्तियार बढ़ा रहे हैं ना। अब मैं चेयरमैन बोर्ड रहा हूँ, चेयरमैन बोर्ड जो है वो करोड़ों रुपए का चेक साइन कर देता है, लेकिन इस ऑक्शन के लिए उसको अप्रूवल लेनी होती है सेक्रेटरी की, या फिर हमारा बोर्डों का जो है, क्योंकि बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो बोर्डों को फिर अपने बीओजी के बोर्ड ऑफ गवर्निंग के साथ जो है वो मैनेज करना होता है। वो उससे फिर अप्रूवल लेने के बाद अपना काम करते हैं। तो आमतौर पर हम जो जनरल कॉलेज के लोग हैं, हमारा कैटेगरी 1 ऑफिसर हमारा एडमिन डिपार्टमेंट ही है, सेक्रेटरी ऑफ द एडमिन डिपार्टमेंट है। हम उससे फिर सारी अप्रूवल्स लेते हैं, उसके बिहाफ पर हमें सेक्शन ऑफिसर दे दे, लेकिन वो ऊपर नाम सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब लिखा होता है, नीचे जो नोटिफिकेशन निकलता है उस पर एसओ साइन कर देता है, यू आर सेफ। जी और हाथ खड़ा है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि हम लोगों ने ऑडिट करवाया लास्ट टाइम अपने कॉलेज का, तो उसमें हमारे जो ऑडिटर आए थे, एक्सटर्नल ऑडिटर, उन्होंने कहा कि आप डेड स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करें। और डेड स्टॉक रजिस्टर का कुछ फॉर्मेट इस तरह का होता है कि उसमें उसकी परचेजेस की डेट और उसका सारा जो परचेजेस का डाटा है जब हमने उसको खरीदा था वो भी लिखना पड़ता है। तो जी जी अब उसमें जो है वो हमारे पास जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हम लोग हमारे वेस्ट पेपर्स हैं या फिर रेत की जैसे आपने बात की, तो इनको हम जी कैसे एंटर कर सकते देखिए, आपके पास एक परचेज रजिस्टर भी होता है। आप जब भी कोई देखें, हमारे पास तीन चीजें इस खाते में, वैसे तो तुम्हारे पास 36 किस्म के रजिस्टर होते हैं। तो अब चूंकि मेरा मौजू नहीं है तो टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है, तो वो हमारी ट्रेनिंग नहीं होती ना। तो वो 36 रजिस्टर हमारे पास होते हैं। हर रजिस्टर को प्रॉपरली अगर हम मेंटेन कर लें, हमारे पास एक परचेज रजिस्टर है, इसमें हमने सारी चीजें जो हम खरीदते हैं वो हमने लिखनी होती है कि चीजें सारी हमने खरीदी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक इशू रजिस्टर है
कि वो चीज जो हमने खरीदी है वो हमने किसको इशू की है। फिजिक्स डिपार्टमेंट को की है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को की है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट को की है, ट्रांसपोर्ट वालों को की है, बीज हमने खरीदते हैं तो मालियों को हमने इशू किए हैं, कोई और हमने चीज जिस तरह की भी है रेलिवेंट वो हमने किसको इशू किया है, वो हमारे पास इशू रजिस्टर होता है। और उसके बाद वो सारी रसीदें हमारे पास मौजूद होती हैं जो हमने वो परचेज रजिस्टर में लिखी होती हैं, डेट के साथ लिखी होती है कि फलां तारीख को हमने फलां चीज जो है वो हमने खरीदी है। तो जब हमने डेड स्टॉक रजिस्टर में वो सारी डिटेल्स देनी है तो उन चीजों को फिर हम वो परचेज रजिस्टर के साथ हम टैली करते हैं और वहां से वो डाटा उठाते हैं तो वहां पर देते हैं हम। तो इसलिए होता हमारे साथ ये है कि हम उसको जो है अगर दरमियान में जंजीर कब बनती है, जंजीर उस वक्त बनती है जब उसकी सारी कड़ियां मिली होती हैं। अगर उन कड़ियों में से एक भी कड़ी बीच में खुल जाए तो फिर जंजीर रहती नहीं है। तो हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो भी एक जंजीर की तरह है, इसकी सारी कड़ियां मिली हुई हैं। अगर इसमें से कहीं एक स्टेप भी मिस हो जाता है तो कहीं कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक हो गया जी? थैंक यू चले सर। नेक्स्ट जी नेक्स्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फरीहा रियाज बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फारूम एनएलसी से। जी जी सर हम वेलकम। इससे कंडम आइटम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक और क्वेश्चन है वो इसी ऑप्शन के हवाले से ही है। सर हमारी कॉलेज कैंटीन है तो एक दो साल पहले वो जब ऑप्शन हुई तो काफी ज्यादा रेट हो गया उसका, और फिर उसके बाद कोविड आ गया और मतलब दोबारा कैंटीन नहीं चली। अब जब हम उस रेट पे जाके, हमें जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी, हमने जिससे भी पूछा, उन्होंने कहा कि आपने 10% बढ़ा के फिर उसकी ऑप्शन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो सर अब हम एक दो बार एडवर्टाइज भी कर चुके हैं, लेकिन वो उतनी प्राइस पे कोई लेने के लिए राजी नहीं होता। तो क्या हम उसकी रिजर्व प्राइस खुद से कम कर सकते हैं? उसका क्या प्रोसेस होता है कि हम रिजर्व प्राइस उसकी लो कर लें? दो चीजें, एक तो ये है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये बात अब पब्लिकली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब जाहिर है कि सारे बैठे हैं, मैं आपके स्पीकर बंद नहीं कर सकता, माइक बंद कर सकता। तो वो ये है कि बहरहाल अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट, आप जिसको कह रहे हैं नाक की सीध में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं तो आप चल ही नहीं सकते। हमारे रूल्स हैं वो इतने स्ट्रक्चर्ड हैं और इतने इस तरह के उल्टे सीधे रूल्स हैं कि अगर आप उनको फॉलो करना शुरू करें तो फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। हर चीज के लिए निकलने के लिए रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो काम आपने करना है, यू हैव ए सॉलिड जस्टिफिकेशन पर देयर। अब जैसे अभी आपने कहा कि कोविड आ गया, तो कोविड के बाद अब हमारे मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि अब लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। लोगों के पैसे भी, हमारे कॉलेज में एनरोलमेंट भी, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारी एनरोलमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ले गई हैं, तो हमारे पास बहुत सारी एनरोलमेंट भी कम हो गई है। फिर लोगों की जो है परचेज और स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो भी बहुत कम हो गई है। तो इस चीज को आपने जस्टिफिकेशन के तौर पर आपके पास है ना ये चीज, कि आपने उसको जस्टिफाई करना है कि ये चीज जो है हमारे लिए बनी है, तो हम इसको अब कमेटी बनाएं, उस कमेटी से आप अप्रूवल ले लें। आप इंडिपेंडेंटली अकेले कोई काम ना करें, आपने जो काम करना है वो आप अपनी कमेटी के जरिए से कर लें, और वो कमेटी जो है आप उसकी अप्रूवल किसी मजाज अथॉरिटी से ले लें। तो कोई नहीं आपके हाथ लगता, सेक्रेटरी नहीं हाथ लगता, डीपी आपके पास है, डीपी नहीं लगता, डायरेक्टर आपके पास है, उनसे आप उस कमेटी की अप्रूवल लेकर उसकी जस्टिफिकेशन दें और उस जस्टिफिकेशन की कमेटी से अप्रूवल ले लें, और उसके बाद आप उसको कर दें। यू कैन डू इट। नहीं है, ठीक होनी चाहिए। थैंक यू सर। बस वेलकम जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी आपने ना वालेकुम तीन सलाम। कैटेगरी सर आपने 3 कैटेगरीज अभी बताई थी हमें, ए बी सी। यही जो हमने नॉन सर्विसेबल आइटम्स वगैरह हैं या किसी की जो है वो ऑक्शन करनी है, तो काइंडली ये प्लीज रिपीट कर दें कि वो ए बी सी कैटेगरीज कौन कौन सी थी।
ये एबीसी कैटेगरी तो मैंने आपके लिए जरा वाज़ेह करने के लिए मैंने कह दिया, आप इसको कोई जो नेम एनीथिंग, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि आप पता नहीं वो अजीज मियाँ कवाल मरहूम एक होते थे हमारे, तो मैं अगले दिन उनकी एक कवाली सुन रहा था, तो उसमें वो जो है मुख्तलिफ अंबिया के नाम लेकर कवाली कर रहे थे, तो उनको कह रहे थे फलाना अलग, फलां अलग, फलां अलग। तो आप भी जो है वो जो मैंने एबीसी कैटेगरी की बात की है, मैंने आपको फिर मैंने मिसाल भी आपको दी किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर की कि जीएसपी, ये तो मैं उस पर दे दूंगा स्लाइड, डोंट वरी, वो अच्छे स्टोर की मिसाल दी कि वहां पर चीजें जो है एक तरतीब से लगी होती हैं तो जरा अच्छी लगती है। तो आप अगर चीजें सारी आपने मिलाकर उसमें रखी हुई हैं तो आपको अमूमी तौर पर हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड ये है कि अगर चीजें मिक्स हैं तो हम सी कैटेगरी का रेट लगाते हैं, बेशक कुछ चीजें ए कैटेगरी में है। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि चूंकि हमारे कॉलेज के वसाइल उससे बढ़ने होते हैं, तो हमारे लिए बेहतर है कि हमने जो चीजें सेल करनी है उन चीजों की हम बेस्ट प्राइस से है वो हम ले सकें, ताकि हमारे कॉलेज के वसाइल में, माली वसाइल जो हैं उनमें बेहतरी आ सके। तो इसलिए मैंने बात की कि आप उनके अगर अलग अलग कैटेगरीज आप उनकी बनाकर मेंशन कर देंगे तो जो लेने वाला है वो फिर उसके हिसाब से आप उसका रेट ले लें। और कोई नहीं, इसमें कोई वो क्या कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उनको वो करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर जी बोलिए शगुफ्ता जी। बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर एक्चुअली साहब। सर मैंने लास्ट ईयर जो है दरख्तों की ऑक्शन कराई और उस जी। वक्त हमने डिपार्टमेंट ऑनवर्ड सारा प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन कमेटी नोटिफाई नहीं कराई। तो क्या वो प्रोसीजर गलत होगा? नहीं देखें, अल्लाह आपको बचा के रखे, कमेटी नोटिफाई तो होनी चाहिए थी। गलत तो सर मैं नहीं एक्चुअली कहता कि गलत था, लेकिन देखिए स्लिप हो गई ना उसमें एक स्लिप हो गई। अब ये है कि फिर वही बात है कि ओपन सीक्रेट मैं कहने लगा हूँ, वो पकड़ना हो जाएगा जी। वो बेग साहब ने, मैंने पहले कहा कि मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ तो वो क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि फकीह शहर से पुरिंदे बादा खार अच्छा है, निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। तो बाद औकात फिर वो सच्ची बात निकल जाती है मुंह से। तो अब उसमें ये है कि मतलब डोंट मेक इट ए रिकॉर्ड, बट सच्ची बात ये है कि यू कैन मैनेज द ऑडिट, कि ये निकल गई ऑडिट, आप उसको नोटिस, लेकिन आइंदा ना करें। डोंट मेक इट ए प्रैक्टिस। एक आध मरतबा गलती हो जाती है, वो इग्नोर, रब भी माफ कर देते हैं ना, बट जब आप उसको प्रैक्टिस बना लें तो फिर बंदा शैतान बन जाता है। तो डोंट मेक इट ए प्रैक्टिस। एक आध बार की गलती हो गई तो उसको आप कर सकते हैं। अस्सलाम ठीक है वालेकुम जी, सर। नेक्स्ट। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। मैं जी, डॉक्टर सोनिया बोल रही हूँ मुल्तान से। सर जी एक बात जी पूछनी थी कि हम साइंस सब्जेक्ट्स वाले जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो टूट जाता है, तो वो ये कहा जाता है कि आप जो वो शीशा है, शीशे के बीकर्स हैं, वो सारे भी संभाल के रखें कि उनको वो जो ऑडिट होता है तो उसमें वो पेश किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जो होते तो मौजूद है हमारे पास लेकिन वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो सर ये पूछना है कि उनको क्या वैसे ही रखा रहा जाए कि वो यहाँ पे पड़े रहेंगे और उसके बाद उसको शामिल किया जाए ऑडिट में? मैडम मैंने ये बात की ना कि देखें ये चीजें आपको रखनी है। आपका जो भी कॉलेज के अंदर मटेरियल चीज है ना, हवा के अलावा हर चीज आपके, जो चीज आपके स्टॉक में एंटर हो गई है वो आपको रखनी है अंटिल इट इज प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ। वो शीशा जो है वो भी आपने संभाल कर रखना है। उस शीशे को भी आप, उसके लिए एक डंपिंग प्लेस बनाएंगे ना, जिसमें आप उसको, उन शीशों को वहां पर रखे जाएंगे। केमिकल्स हैं, ज़ाहिर है केमिकल्स का एक टाइम है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। तेजाब हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको आपने रखना है उस वक्त तक जब, इसलिए मैंने कहा ना कि आप एक पीरियड, आप साल के बाद ऑक्शन कर लेना, जितना आपके पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ है आप उसके साथ, ये ऑक्शन करना तो आपके ऊपर है। होता ये हमारे साथ बदकिस्मती ये है, जो मैंने शुरू में बात की थी कि चूंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं होती तो हमारे अक्सर प्रिंसिपल साहिबान को या तो हलाशरी हो दो कर दो, कुछ नहीं होता,
तो या फिर ये होता है कि ना करना जी, पेंशन ने जी मिलनी, ऑडिट पैरा वो असेंबली तक चला जाना है, उत्थे बड़ा काम खराब होता जाए, ये होता है वो होता है। तो इसलिए हमें कोशिश हमने ये करनी है कि हम चीजों का प्रॉपर तरीके से उनको हम टेकअप करें। हमें कोई नहीं रोकता कि हमने ऑप्शन साल बाद करनी है कि 6 महीने के बाद करनी, लेकिन हमने करनी है। अगर उस शीशे को आप रख छोड़ेंगे एक लाम उतना ही टाइम के लिए, तो वो शीशा भी आहिस्ता आहिस्ता चूरा बन जाएगा ना। इस तरह अगर आप केमिकल्स को लाम के टाइम के लिए रख लेंगे तो वो तो जहर बन जाएंगे, वो तो आपकी हवा में सरायत कर जाएंगे, वो सब तो कॉलेज की हवा जो है पॉइजनस हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी चीजों से ये लकड़ी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है ना, तो इसलिए उसके बेहतरीन पैसे हासिल करने का आपके पास तरीका ये है कि आप उसकी जल्दी डिस्पोज करें विद पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि आज टुटा तो कल ही तुझे ऑप्शन कर लो। एक साइजेबल तादाद जब आपके पास इकट्ठी होगी, जब कोई आएगा वहां पर इंटरेस्ट लेगा उसमें वो करने के लिए, अल्लाह आपका भला करे, बोली में इंटरेस्ट लेने के लिए कोई आएगा तो आप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ये 4 हाथ अभी मुझे अस्सलाम 5 वालेकुम। नजर आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। जी 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 सर, मैडम, मैंने पूछना था कि जब ऑक्शन के लिए हम अप्लाई करते हैं और वेंडर्स हमसे रब्ता करते हैं, तो फिर ऑक्शन के लिए कितने एटलीस्ट कितने वेंडर्स का होना जरूरी है? 3 वही जब मैं पहले बात कह चुका हूँ कि हमारे पास स्टैंडर्ड स्टिक जो है ना, यार्ड स्टिक, वो 3 की है। वो और सर अगर आपकी 3 ऑप्शन ना आए तो कमेटी फिर है, हमें क्या? दोबारा कर दें तो तीसरी दफा कर दें, तीसरी दफा कर दें। मैं चेयरमैन पिंडी बोर्ड था, मुझे बिल्डिंग बनानी थी पिंडी बोर्ड की। गवर्नमेंट का ये है कि चल गए या 2 नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का ये है कि आप उस वक्त ये था कि हर 15 दिन के बाद सरिये के रेट चेंज हो जाते थे। जब हम अखबार में इश्तहार देते थे तो हमारे पास वेंडर्स के आने तक वो तीसरा चौथा रेट हो गया होता था। तो दे के इश्तहार तंग आ गया, देन आई रोड टू द गवर्नमेंट। मैंने वजीर से अप्रूवल लेकर जनाब है तो कहते सारी जिंदगी बिल्डिंग बन ही नहीं सकेगी, कल मुकाओ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं उनको दें आप, वेंडर एक आए वो जिसको समझता है उसको दे दें, बिल्डिंग खड़ी होगी और बात खत्म। तो थोड़ा सा बाज़ औक़ात आपको आउट ऑफ बॉक्स खेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप डर डर के बट इतना नहीं आउट ऑफ बॉक्स खेलना कि सारी चीज़ ही अपने तो ले लो, कोई गल नहीं कर लेंगे देखी जाएगी, ये नहीं करना। नीयत ठीक होनी चाहिए, फिर अल्लाह आपकी मदद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। बंदे थक गए, ये सारी खवातीन ही है हमारे इस ग्रुप में, मेल कोई नहीं है। जितने सवाल आता है खवातीन से है। यस सर, खबर नहीं है सर। जी अहमद साहब, फिर ये तो सवाल खत्म कर बैठे। जी सर, माइक तो मैंने ऑन किया, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आपके माइक म्यूट कर दूं, बताएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, सर। गर्ल्स ही हैं, आई एम सॉरी मैं खवातीन कह बैठा, गर्ल्स ही हैं। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रही थी, जब ऑक्शन होती जी है जी जिस जी दिन, जी क्या वेंडर जो है उसकी पेमेंट उसी दिन कर देता है या सामान उठाने के नहीं बाद नहीं पेमेंट नहीं होती है? नहीं 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 नहीं, उस दिन पेमेंट तो नहीं होती, आप उसको टाइम देते हैं। उस वक्त कोई थोड़ी बहुत आपको आपके पास रिजर्व प्राइस है ना, उसका आपको 10% जो है आपने उससे पहले चेक की सूरत में लेना होता है, डाउन पेमेंट उसको कहते हैं। वो आप चेक की सूरत में ले लेते हैं, जिस वेंडर की बोली कामयाब हो जाती है उसका वो आप रख लेते हैं, बाकियों को उनके चेक वापस कर देते हैं। तो फिर आप उसको जिसकी बोली कामयाब हो गई है, आप उसको जो है बिड कामयाब हो गया, आप उसको टाइम दे देते हैं कि आपने 1 हफ्ते के अंदर अपनी बाकी पेमेंट कर दें, वो पेमेंट करके अपना स्टॉक आप उठा दें। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी जी, बताएं। समझ आ गया ये मैं थैंक क्वेश्चन। यू जो है ना वो इनको भी कर रहा हूँ ना, साथ साथ जो मुझे वो दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे जी सर। अप्रिशिएटिव कमेंट्स दे रहे हैं।
जी बिल्कुल सर, मैंने ठीक ये है। कहना था कि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन लेक्चर समझ आया और मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। माशाल्लाह आपने इतने अच्छे लाइट में इतना करवा दिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत जी सलामती जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे जी, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दें जिंदगी में, आगे बढ़े और कौम की बागडोर आपके हाथ में। हम तो अपनी गेम कर चुके हैं, हम तो अब ऐसे तबरकन कभी कभी ये महकमे की मेहरबानी है, डीपी ऑफिस वालों की मेहरबानी है, कह देते हैं जी चलो बंदा कोई नहीं लभ्या तुसी आ जाओ। तो आप लोगों ने पसंद आई बात, अल्लाह ताला आपको भी खुशियां दे, कामयाब रहें, अच्छे उस्ताद बने,